एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग का हाल चाल कैसा है। और सर्दियाँ कह सकते हैं कि सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी है, तो अब आप लोग कंबल रजाई तो निकल ही गया होगा। और इस टाइम जो है खाने में तो बहुत मज़ा आता ही है, चाय पीने में भी मज़ा आता है और साथ ही साथ पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। भाई मुझे तो आता है, क्योंकि बड़ा आप अपना एक बढ़िया रूम का एक किनारा पकड़ लीजिए और कंबल रजाई जो भी ओढ़ के उसमें आराम से अपनी पढ़ाई आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो घंटों बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर कुछ दिक्कत थी, मैंने पहले भी बताया ही था, तो इस वजह से डेली आपको लंबी वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपका है ये MPPSC के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा चयन आयोग है वहाँ के एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आए हुए हैं ये, तो उनको हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। टाइम को बिना मतलब ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताना कि पढ़ाई कैसी चल रही है, और आई होप अच्छी चल रही होगी, और अच्छी अगर नहीं चल रही तो उसको अच्छी चलाइए, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और कहना तो इसमें मतलब कहने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। और कंटिन्यूटी बनाए रखिए और धैर्य भी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अब तो शाम क्या रात हो चुकी है, कुछ लोगों ने तो खाना भी खा लिया होगा, लेकिन कुछ लोग जो लोग देर से चाय वाय पीते हैं अपना, मान लीजिए शाम को कुछ कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हो या पढ़ाते हो, तो वो लोग भाई इसी टाइम चाय पियेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर है, मतलब कुछ लाइन्स है यहाँ पे हरशंकर परसाई जी की। जो अनुभव से कुछ नहीं सीखता उसकी उम्र 5 साल हो चाहे 50 साल, वह ठूंठ का ठूंठ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इन्होंने व्यंग्यात्मक भाव से ये बात अपनी कही है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इस लाइन से हमें ये सीखना है, आपको भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। सीखना क्या है कि अनुभव, जो भी आपको अच्छे या बुरे अनुभव मिलते हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ सीखना है। ना हमें बहुत अच्छा अनुभव लेकर के बहुत ज़्यादा उछलना है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और ना ही हमें कोई बैड एक्सपीरियंस या कोई बुरा अनुभव लेकर के अपने आप को बहुत ही छोटा या फिर अपने आप को बहुत कमतर नहीं महसूस कराना है खुद को, ठीक है। जो भी अच्छा मिल रहा है उससे भी कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, कुछ अगर बुरा मिल रहा है तो उसमें भी सुधार करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बस चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल कुछ इस तरीके का है, एक सेकेंड। पहला सवाल है आपका, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाने वाली इंसुलेशन सामग्री कौन सी है। फाइबर ग्लास है, माइका है, एस्बेस्टॉस शीट है, या आपकी पॉलीयूरेथेन फॉर्म है। तो इसमें सभी को पता है आपका जो पॉलीयूरेथेन फॉर्म होता है ये एक इंसुलेटिंग सामग्री होती है, इसलिए जो है फ्रिज में इंसुलेटिंग के लिए इसको यही यूज किया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर विरोधी स्थिति में विभिन्न स्तरों पर समायोजन का उच्चतम स्तर होता है। ये आपका जो है एक सेकेंड, सॉरी, हाँ ये आपका क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो परस्पर विरोधी स्थिति में विभिन्न स्तरों पर समायोजन का उच्चतम स्तर होता है, तो इसमें उच्चतम स्तर की बात हो रही है आपको, ठीक है। सबसे हाईएस्ट लेवल पूछ रहा है। तो प्रभुत्व है, स्वैच्छिक समर्पण है, एकीकरण है, या समझौता है। इसमें जो सबसे उच्चतम स्तर होता है वो क्या होता है आपका, एकीकरण। हम यहाँ पर सी के साथ जाएंगे, ओके, सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, निर्णय लेने की क्षमता में निम्न में से पहला कदम है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, किसी चीज के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला कदम आपका जो होगा वो कौन सा होगा, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड। पहचान की गई समस्या का विश्लेषण, विकल्पों की खोज करना, या समस्या की पहचान करना, या सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना। तो इसमें देखिए कोई भी डिसीजन के लिए सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको सीक्वेंस में लगाना होता तो सबसे पहले आपका सी हो जाता, इसके बाद फिर क्या होता, पहचान की गई समस्या का विश्लेषण यानी कि ए होता आपका, इसके बाद फिर होता आपका कि सबसे अच्छे विकल्प, नहीं, फिर होता आपका बी यानी कि विकल्पों की खोज करना, सबसे लास्ट में आता आपका डी यानी कि सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना, ठीक है। तो सीक्वेंस में भी अगर लगाने को आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम अवशेष आहार की अनुशंसा निम्न में से किन रोगियों के लिए की जाती है। कम अवशेष मतलब कि ऐसा आहार लिया जाए जिसमें क्या करें, कम बाई प्रोडक्ट निकले, मतलब कि उसमें अवशेष कह सकते हो आप, वेस्ट प्रोडक्ट सबसे कम निकले, ठीक है। तो इसमें आपका होगा टीबी है, या कब्ज से पीड़ित व्यक्ति है, या दीर्घावधि यूरेमिया रोगी है, या आपका पेप्टिक अल्सर रोगी है, ठीक है। इसमें जो आपका पेप्टिक अल्सर का रोगी होता है उसको हम लोग ऐसा आहार देते हैं जिसमें कम अवशेष निकले, मतलब कम बाई प्रोडक्ट वाली चीज़ें निकलें। क्योंकि अल्सर में क्या होता है, जो आपकी क्या बोलते हैं, जो हमारा स्टमक होता है उसकी वॉल्स बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, घाव बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर बहुत ही लिक्विड डाइट और बिल्कुल सॉफ्ट डाइट का यूज़ करते हैं। उसमें कोई भी फाइबर ना हो, मिर्च मसाले ना हो, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि स्टमक की वॉल्स पे कोई भी इरिटेट, मतलब वो इरिटेट करे या उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी के साथ चले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मेलाइटस मधुमेह के कारण, ठीक है, मतलब कि जो आपका डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, होने के कारण मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण होने वाली दृष्टि अक्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? मोतियाबिंद कहलाती है, कंजक्टिवाइटिस कहलाती है, रेटिनाइटिस कहलाती है या ग्लूकोपैथी कहलाती है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है रेटिनाइटिस, ठीक है। तो रेटिनाइटिस भी आपका क्या है, ये एक पिगमेंटोसा रोग होता, मतलब पिगमेंट आँखों का जो होता है वो आँखों का कलर एक तरीके से चेंज हो जाता है और आँख के पीछे की जो दीवार होती है ना वो डैमेज हो जाती है काफ़ी, और ये बहुत कम पाया जाता है वैसे, मतलब बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है। और इसमें ऐसा भी होता है कि ये रोग अगर मान लो हुआ है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चला जा सकता है, और इस बीमारी के होने के कारण मतलब मधुमेह के कारण से भी ये हो सकता है, आप कह सकते हो, क्योंकि जेनेटिक भी है और डायबिटीज़ की वजह से भी ये रेटिनाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सी के साथ भी जाएंगे, लेकिन ये ग्लूकोपैथी भी होता है, ये आपको कह सकते हो ग्लूकोपैथी और ग्लूकोमा भी वो एक होता है, तो दोनों चीज़ें आप जा सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सिर्फ रेटिनाइटिस के साथ जाएंगे, ठीक है, रेटिनाइटिस के साथ, तो अभी आप इसी के साथ जाओ। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। फिर देखिए है कि वस्त्र से प्राकृतिक मोम गंदगी व तेल चिकनाई को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया, ये आपको पता भी है कि जब बुनाई करके कपड़ों को करघे से उतारा जाता है तो उसमें बहुत सारे जो है मतलब पदार्थ लगे होते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से कपड़ा बहुत ही अजीब सा बड़ा गंदा सा रहता है। तो उसमें क्या किया जाता है, फिर उसको हटाया जाता है, तो क्या कहा जाता है? स्काउरिंग कहते हैं, सिंजिंग कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं या साइजिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? स्काउरिंग कहते हैं, ठीक है। उससे जो पूरा जो भी गंदगी है, प्राकृतिक मोमी पदार्थ हैं, उनको हटाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्काउरिंग, ठीक है। बाकी ये सभी आपकी जितनी भी परिचर्या हैं सब पढ़ाई हुई मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आराम से देख लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस हाँ, निम्न में से किस विटामिन की उपस्थिति लौह लवण के अभिशोषण को बढ़ाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहने का मतलब कौन सी विटामिन ऐसी है जो जिसको आप लेंगे तो उससे आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा? निकोटिनिक एसिड आपका, विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड आपका, या साइनोकोबैल्मिन, या एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये बात बहुत अच्छी सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी बोलते हैं, और विटामिन सी की इनटेक से ही आपका जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप आयरन वाली कोई चीज़ खाएं तो आप नींबू पानी या कोई खट्टा पदार्थ नहीं, खट्टा पदार्थ नहीं, मतलब कोई खट्टा फल आप खा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आयरन का आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है, ठीक है, मदद करेगा आयरन के एब्जॉर्प्शन में। फिर नेक्स्ट है, पित्त का श्रवण किसके द्वारा होता है? बाइल जूस की बात हो रही है, तो बाइल जूस का यहाँ पर देखिए सिक्रीशन पूछ रहा है आपसे, श्रवण कौन करता है? यकृत, पित्ताशय या अग्नाशय या आहार नली। तो ये बात सबको पता है कि पित्त का श्रवण कौन करता है, ये लीवर आपका करता है, ठीक है। लीवर जो है श्रवण करता है, मतलब सिक्रीशन करता है, और उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? ये पित्ताशय आपका, ठीक है, गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट फिर से है कि निम्न में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करा रही आपको, ठीक है। तो इस तरह के सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। तो मौलिक शोध है, व्यवहारिक शोध है, क्रियात्मक शोध है, या भविष्यवाणी है। तो आप सभी को पता है कि मौलिक, व्यवहारिक, क्रियात्मक, ये सभी आपके जो है वो रिसर्च के प्रकार होते हैं, जबकि भविष्यवाणी जैसा कोई भी रिसर्च का प्रकार नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमारा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का धात्विक नमक जो रंगों को वस्त्रों पर अस्थायी रूप से टिकने में मदद करता है, तो क्या है? पिगमेंट है, मॉर्डेंट है, गोंद है, या साबुन है? इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा ऐसा एक धात्विक नमक है कि मेटालिक सॉल्ट है जो क्या करता है, वस्त्रों पर रंगों को टिका के रखता है, वस्त्रों को रोकता है, मतलब वस्त्रों पर रंगों को रोकने में मदद करता है। तो ये जो मॉर्डेंट होता है, मॉर्डेंट का यूज हम करते हैं जब हम कपड़ों की रंगाई करते हैं, तो मॉर्डेंट का यूज करते हैं जिससे रंग क्या हो सके, कपड़ों पर फिक्स हो सके। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है? ये क्वेश्चन तो आपका टीजीटी में, इससे रिलेटेड पीजीटी में कोई ना कोई एक क्वेश्चन होम साइंस का अगर कहीं भी कोई एग्जाम हो रहा है तो वहां पर पूछ ही लेते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपसे नहीं पूछ रहा है। धन है, शक्ति है, रुचि है, योग्यता है। तो ये बात सभी को पता है कि शक्ति, रुचि, योग्यता, कौशल, ये सारी चीजें आपकी क्या है, मानव संसाधन में आती हैं। मानव संसाधन का मतलब क्या है? वो योग्यताएं या वो स्किल्स जो व्यक्ति के अंदर खुद से निहित होती हैं, ठीक है, मानव को खुद से प्राप्त रहती हैं। तो यहाँ पर आपका जो नहीं की बात हो रही तो आपका मनी हो जाएगा, यानी कि धन। धन आपका क्या है? भौतिक साधन है, या आप कह सकते हो ये एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि वृद्धावस्था में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन निम्न से होता है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब ये होता है कि जो दिल का दौरा, एक तरीके से कह सकते हो, मतलब हार्ट से रिलेटेड ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आपका टर्म है। तो इसमें क्या होता है, क्यों होता है ये? आलसी जीवन से, व्यस्त जीवन से, सामाजिक अलगाव से, या आरामदायक जीवन से। इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो है आपका सामाजिक अलगाव से। सामाजिक अलगाव आप सोचोगे क्यों दिया गया है? होता क्या है कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है थोड़ा, तो लोगों का कनेक्शन उतना रह नहीं पाता, वो खुद भी उतना जा नहीं पाता है, फैमिली में भी अगर ज़्यादा लोग नहीं रह पाते हैं तो उतना
उतना अटेंशन नहीं मिल पाता है उनको। इस वजह से कभी कभी होता है कि दिल का दौरा पड़ जाता है, अगर वो सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग महसूस करते हैं तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट है पित्त का रंजक यानी पिगमेंट कहलाता है। पित्त का रंजक यानी कि जो पित्त होता है, बाइल जूस होता है, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? बिलीरुबिन होता है, बाइलियम होता है, बाइलोटस होता है या बाइलेट्स होता है? तो ये बात सभी को पता है कि बाइल जूस येलो कलर का होता है और वो किस लिए होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से वो मतलब येलो कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिस्टिक चाइल्ड सिंड्रोम डैश का प्रकार है। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड या ऑटिस्टिक बच्चा, मतलब जो भी आप कह लो, तो ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये कैसा है? नर्वस डिसऑर्डर है, सीखने में समस्या उत्पन्न करता है, साइकोसिस डिसऑर्डर है या सुनने की समस्या है? तो ये बात सभी को पता है कि ये बच्चों को जो है ये एक साइकोसिस डिसऑर्डर होता है और ये एक मानसिक विकार है। तो अगर मेंटल हेल्थ या मेंटली कोई चीज़ रिलेटेड है तो वो हमारे कह सकते हो आप साइकोलॉजिकल टर्म है ये। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि साइकोसिस का ये प्रकार है जिसमें बच्चा क्या होता है, बोलचाल शाब्दिक भाषा में उसकी कमी आ जाती है। और ये कभी कभी इस वजह से भी हो जाता है जब प्रेगनेंसी में मतलब मदर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो इस वजह से भी हो जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है ना, देखिए क्रेटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है बच्चे में। तो क्रेटिनिज्म में होता क्या, बच्चे में शारीरिक और मानसिक अवरुद्ध हो जाता है विकास उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो साइकोसिस के साथ हम जाएंगे। एक ये साइकोसिस टर्म है यानी कि साइकोलॉजिकल टर्म है ये और बच्चे के मानसिक विकार से रिलेटेड है ये। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट है गेहूं के ग्लूटेन में निम्न में से क्या संयोजन पाया जाता है? यहाँ पर ये संयोजन लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि गेहूं में जो है ग्लूटेन पाया जाता है, लेकिन ग्लूटेन के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या संयोजन होता है? ग्लूटेन जो है एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूमिन, ग्लाइडिन तथा ग्लूटेनिन, जेन तथा प्रोलेमिन या फेस्कोलिन तथा लेक्योमिन। इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपका संयोजन पाया जाता है वो पाया जाता है, एक सेकेंड, ग्लाइडिन तथा ग्लूटेलिन। ठीक है, ग्लूटेनिन। तो यहाँ पर हम बी के साथ जाएंगे। बात समझ गए आप? तो समझ गए, हो गया ये। और ये ग्लूटेन क्या है आपका? ये सभी को पता है, गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग ग्लूटेन बोलते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, फिर दूसरा है बीएमआर निम्न कारण से प्रभावित होता है। बीएमआर क्या है आपका? बेसल मेटाबॉलिक रेट है। तो लिंग, मौसम, आदत, सभी। तो बात सही है, जो हमारा बीएमआर होता है वो कम ज़्यादा होने के लिए सभी जिम्मेदार होते हैं। कभी आपका मौसम बहुत नरम है या मौसम कभी बहुत गर्म है, मतलब गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, या बारिश है, या आपकी आदतें कैसी हैं, आप बहुत हेल्दी हैबिट्स है आपके अंदर या बहुत अनहेल्दी है, और लिंग यानी कि मेल है कि फीमेल है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, डी के साथ जाएंगे। सभी चीज़ें आपकी बीएमआर को प्रभावित कर सकती हैं। फिर से नेक्स्ट है आदर्श सेवाग्राम का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये चीज़ आप बतानी है आपको कि किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें है जागीरदार सिटोले, महात्मा गांधी, क्या मस्त नाम है इनका, सिटोले, महात्मा गांधी, लॉर्ड हैमिल्टन या विनोबा भावे। तो इसमें जो आपके जागीरदार सिटोले थे, इन्होंने जो है आदर्श ग्राम सेवा का जो है आरंभ किया था। बात समझ गए आप? और ये योजना थी, इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो है इस पर बल दिया गया था कि इससे आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, ये आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर से सोडियम की कमी से रोग होता है तो क्या होता है? हाइपोट्रेनिमिया होता है, स्कर्वी होता है, डर्मेटाइटिस होता है या एनीमिया होता है? तो सोडियम की कमी से आपका क्या होता है? हाइपोट्रेनिमिया। ठीक है, ये कभी क्या होता है जब क्या बोलते हैं, आपके ब्लड में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, हाइपो देखिए लिखा हुआ। ठीक, तो जब सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है तब ये चीज़ आपकी हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से जब बहुत कम हो जाता है सोडियम का लेवल तो बॉडी में पानी जो है इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, तो अब सोडियम की मात्रा कम हो गई है तो उसका स्तर भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। समझ गए आप? तो ये हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस स्थिति में, और इसका भी आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है, एनीमिया भी पता है, डर्मेटाइटिस भी पता है। ठीक है, फिर है प्राचीन यूनान में प्रयोग होने वाला प्रमुख वस्त्र कौन सा है? लिनन है, ऊन है, सूती है या नायलॉन है? तो यूनान में प्रयोग होने वाला प्रमुख वस्त्र क्या हुआ करता था? लिनन आपका होता था। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? आई एम सिंगर ने, बार्थलेमी ने, इलियास हाउ ने, विकिंग ने। तो सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इन्होंने किया था जो है क्या बोलते हैं, जो बार्थलेमी, इनका पूरा नाम है बार्थलेमी थिमानियर। ठीक है, इन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। ये बेचारे बड़े, सॉरी मैं बेचारे कह रही हूँ, ये बहुत ही निर्धन जो है एक मतलब टेलर थे और उन्होंने ही इसका आविष्कार किया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
फैशन चक्र में, फैशन चक्र के सभी को पता है स्टेजेस होती हैं, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि फैशन चक्र की कौन सी अवस्था नहीं है। नवीनता है, सामान्य स्वीकृति है, समाप्त होना है या सौंदर्य बोध है। इसमें जो आपका क्या बोलते हैं आंसर करेक्ट हो जाए वो है आपका सौंदर्य बोध। ठीक है, सौंदर्य बोध जैसी कोई अवस्था नहीं होती है। ठीक है, इसमें इस तरीके की अवस्था होती है, आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर धीरे धीरे मतलब नवीनता आती है, फिर सामान्य स्वीकृति आती है, फिर वो समाप्त हो जाता है। और सब ये बात भी आपको पता होगी, 1 सेकेंड, कि जो इसकी मतलब इसकी जो पूरी स्टेज होती है वो इस तरीके से मापी जाती है, जैसे बेल टाइप का बनाया जाता है। तो मान लीजिए कोई फैशन यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पीक पे पहुंचा, फिर इसके बाद लोगों ने यहाँ पे स्वीकार किया, फिर यहाँ पर आकर के वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका विटामिन क्या है। शरीर हेतु निर्माणक तत्व है, ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है, आवश्यक वसीय अम्ल है या आवश्यक ऑर्गेनिक पदार्थ है। तो सभी को पता है कि शरीर हेतु निर्माणक तत्व क्या है, तो आपका प्रोटीन होता है। ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज है। आवश्यक वसीय अम्ल क्या है, आपके फैट से रिलेटेड होते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही होगा डी, आवश्यक ऑर्गेनिक पदार्थ है ये। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप ऐसे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डी वाला। चलिए अभी नेक्स्ट है, लाइपेज किसका पाचन करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टार्च, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सभी को पता है जो आपका फैट होता है, फैट का ये पाचन करता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत आप समझ रहे हैं ना, ऑक्सीकृत नहीं होता ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है, जिंक है, विटामिन सी है। इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है आपका जिंक। ठीक है, जिंक आपका एक ऐसा पोषक तत्व है जो ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि कार्बोनिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात को संतुलित रखता है, और जो पेप्टाइड्स होते हैं वहां से आपके अमीनो अम्ल को भी निष्कासित करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है फिर, हाइपरटेंशन सामान्यतः संबंधित होता है। हाइपरटेंशन आपसे पूछे, उच्च रक्तचाप की बात हो रही है। अधिक रेशे व कम नमक ग्रहण करने से, मतलब क्यों होता है, सामान्य संबंध इसका किस चीज से आप समझ रहे हैं। अधिक नमक व अधिक वसा ग्रहण करने से, अधिक वसा कम, क्या लिखा हुआ, अधिक वसा कम चीनी ग्रहण करने से, अधिक नमक व अधिक रेशे ग्रहण करने से। तो ये जो होता है आपका हाइपरटेंशन, अगर आप बहुत अधिक मात्रा में नमक भी खा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट की मात्रा ले रहे हैं, बहुत वसा आप ग्रहण कर रहे हैं, तो इससे आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। बात समझ आ गई आपको, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फिर है, सबसे अधिक कैल्शियम प्रदान करता है, मतलब कौन से दूध में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। कम मलाई उतरा हुआ दूध, या मलाई उतरा हुआ दूध, या संपूर्ण दूध, या सोया दूध। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि कितनी अच्छी बात है ये, कि जो सबसे अधिक कैल्शियम कौन प्रदान करता है, जो मलाई उतरा हुआ दूध होता है। इसको हम लोग स्किम्ड मिल्क भी बोलते हैं। मतलब आपने दूध को पास्चराइज किया और आपने रख दिया, उसमें मलाई पड़ गई, फिर मलाई आपने हटा दी और वो दूध आपने पिया, तो उसमें अच्छे से आपको सबसे अधिक मात्रा में जो है क्या बोलते हैं कैल्शियम की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो इसलिए आप लोग मलाई में उतरा हुआ दूध खुद भी पिया करिए और बच्चों को भी दिया करिए। ठीक है, बाकी कुछ लोगों को तो लगता है कि अगर मलाई हट गई तो दूध का सारा न्यूट्रिएंट्स ही निकल गया। देख लीजिए, ये बिल्कुल एक तरीके का मिथ है। तो मलाई हटाइए और दूध पीजिए आराम से। मलाई आप नहीं पियेंगे तो भाई मोटे होने का और क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन है, या कोई भी सीवीडी वाली दिक्कत है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इस तरह की बीमारियां कभी कुछ नहीं होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है, कौन सा खाद्य पदार्थ मानव शरीर में वसा को जलाता है। तो क्या जलाता है, पत्तेदार सलाद है, कॉफी है, दूध का एक ग्लास है, अनानास का रस है। अनानास आपका मतलब जो क्या है भाई, अनानास को क्या बोलते हैं भाई, चलिए याद ही नहीं आ रहा। अनानास का जो जूस होता है वो आपके शरीर में वसा को क्या करता है, जलाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम जैसे क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म के लिए मतलब अच्छा होता है ना, तो इस वजह से ये काफ़ी मतलब फैट को जब भाई मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है जितने भी आपके बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो बर्न होंगे और उससे आपकी कैलोरी भी खत्म होगी। और इसमें अनानास में ही आपके ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और इसी एंजाइम की वजह से ही मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और ये वसा को जलाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है कि गेहूं के आटे के लचीलेपन का गुण निम्न के कारण होता है। ग्लूटेन के कारण, इलास्टिन के कारण, जिलेटिन के कारण, या निकोटिन के कारण। तो जो ग्लूटेन होता है आपका, इसी की वजह से जो है क्या बोलते हैं आटे में जो है क्या होता है, लचीलापन आता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन। ठीक है, तो ये जो ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन है, इन्हीं से मिल करके ग्लूटेन का निर्माण होता है। समझ गए आप, इसी वजह से आटे में क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। आपके समझ आ गया। तो ग्लूटेनिन जो होता है, ग्लूटेनिन की वजह से लचीलापन आता है आपके गेहूं के आटे में। फिर चलिए बस अब आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग पढ़ना, देखना, बताना कैसा है। क्लास देखने के लिए थैंक यू। आते हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ, मिलेंगे, पढ़ाई करेंगे। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो पढ़ाई करते रहिए, कोई आलस मत करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए और धैर्य भी बनाए रखिए।
इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, वन लाइनर बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो खुद से उसको सर्च करिए, उसको खुद से उसको सॉर्ट आउट करिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग अभी जितने भी MPPSC के अभी क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं अभी आगे कराऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।